लेक्चर नंबर 33 पार्ट 3। हाँ, चलो सीरियस बात। हम लोग आज बात करने वाले हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट के बारे में। तो कंटिंजेंसी के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे प्रोविज़न के बारे में। प्रोविज़न का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? प्रोविज़न का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो है दैट इज़ लायबिलिटी प्लस रिलायबली एस्टीमेट। मतलब लायबिलिटी का डेफिनेशन प्लस रिलायबली एस्टीमेट होने वाला। लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या था? पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। तो ये तीन चीज़, और चौथा है जब रिलायबली मेजरेबल हो जाए, जब ये चार चीज़ हो जाता है तो प्रोविज़न को हम लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं। राइट, ये तो पता चला कि प्रोविज़न को कब रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, एक और बात जानो, ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था ना, उसमें ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है सेटल करना। मतलब कि ऑब्लिगेशन का मतलब सेटल करना नहीं होता। अगर कोई ऑब्लिगेशन है तो तुमको सेटल करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारा कोई ऑब्लिगेशन है किसी के लिए, इन द सेंस कि वो तुम ऑब्लाइज्ड हो कि तुम उसको 100 रुपया दोगे, तो ये जो 100 रुपये का जो ऑब्लिगेशन वो कैसे सेटल होगा? या तो तुम उसको 100 रुपया कैश दे दोगे या 100 रुपये का मशीन दे दोगे। कुछ भी दोगे तो उसको सेटल तो करना पड़ेगा ना। तो ऑब्लिगेशन जहाँ होगा उसको सेटल करना होता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन दो तरीके का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और एक लीगल ऑब्लिगेशन। तुमको पता ही है, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट से बना है, और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो प्रैक्टिस के साथ हो गया है। लॉ, अगर लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब समझना चाहते हो तो उसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, तो वो जैसे ही एम्प्लॉय बनेगा तो तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब वो लीगल ऑब्लिगेशन है कि तुम उसको सैलरी दोगे। लेकिन तुम रखे हुए थे रामू काका को, तो रामू काका के साथ तुम्हारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तुम उसको हर 2 तारीख को पेमेंट दे देते थे। तो ये तुम्हारा पास्ट प्रैक्टिस था। तो भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑब्लिगेशन है कि रामू काका को पैसा दोगे। क्यों है ये ऑब्लिगेशन? कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, पास्ट प्रैक्टिस की वजह से। अभी तक तुम प्रैक्टिस करते थे कि तुम उसको पैसा देते थे 2 तारीख को, तो ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन बन गया कि तुम 2 तारीख को पैसा दोगे। तो ये है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो तुम्हारा प्रैक्टिस की वजह से होता है। एक है लीगल ऑब्लिगेशन। हो गया। हम लोग लाइबिलिटी जब प्रोविजन का बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तुमको पता है एक और ऑब्लिगेशन उसको होता है, उसको कहते हैं हम लोग पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पॉसिबल ऑब्लिगेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि 50% से ज़्यादा चांस है कि तुम उसको सेटल करोगे उस ऑब्लिगेशन को। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब कि 50% से ज़्यादा चांस है कि तुम सेटल करोगे उस ऑब्लिगेशन को। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि 50% से कम चांस है कि तुम उसको सेटल करोगे। हम बैंक से पैसा लिए तो वो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि हम 50% से ज़्यादा चांस है कि उसको बैंक को रिटर्न कर देंगे पैसा। अगर कोई दोस्त से हम पैसा लिए हैं तो वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि उसमें 50% से कम चांस है कि हम उसको पैसा रिटर्न करेंगे। हम उस 50% से कम चांस है कि उसको सेटल करेंगे अपना ऑब्लिगेशन को। ओके, अभी तुमको 2 चीज़ बता दी, प्रोविजन का कब रिकॉग्नाइज करते हैं, और ऑब्लिगेशन में 2 चीज़ बता दी। क्यों बताएं? टॉपिक तो कंटीजेंट लायबिलिटी था। तो अब स्टार्ट करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी का होता है 3 डेफिनेशन। ओके, और तुमको पता है इतना टाइम हम बर्बाद नहीं कर रहे थे अपना। ये जो 3 डेफिनेशन है ना, वो इसी टाइम से हेल्प आएगा। क्या? पहला डेफिनेशन क्या बोलता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। प्रोविजन का पहला क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पहला डेफिनेशन याद हो गया। ओके, प्रोविजन का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कंटीजेंट लायबिलिटी का पॉसिबल ऑब्लिगेशन। दूसरा डेफिनेशन कंटीजेंट लायबिलिटी का इम्प्रोबेबल आउटफ्लो। मतलब पैसा जाएगा ही जाएगा, वो उसका प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, हो सकता है कि पैसा नहीं जाए। तो इम्प्रोबेबल आउटफ्लो। प्रोविजन में क्या है? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। सीधा लाइन में क्या बोलता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट फॉर विच आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स विल बी डन, वो प्रोविजन है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या बोलता है कि इम्प्रोबेबल आउटफ्लो है। प्रोविजन में ये है कि हाँ भाई आउटफ्लो होगा, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या है? इम्प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि पैसा देना नहीं पड़े। दूसरा डेफिनेशन हो गया। तीसरा डेफिनेशन, प्रोविजन का
जो क्राइटेरिया था, चौथा क्राइटेरिया था, क्या था? रिलायबली मेजरेबल था। कंटीजेंट लायबिलिटी का तीसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी वो है जो रिलायबली मेजर आप नहीं कर सकते हैं। प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, इम्प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, रिलायबली मेजरेबल, नॉट रिलायबली मेजरेबल। अगर ये तीनों डेफिनेशन में से कोई एक भी डेफिनेशन अगर मेट कर जाता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। और कंटीजेंट लायबिलिटी को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? उसको ट्रीट नहीं करते, उसको डिस्क्लोज करते हैं। कहाँ डिस्क्लोज करते हैं? फुट नोट में। नहीं, फुट नोट में नहीं करते हैं, उसको नोट्स टू अकाउंट में करते हैं। फुट नोट में हम लोग बचपन में करते थे, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। इंडेस बोलता है कि नोट्स टू अकाउंट में लिखो इसको। हो गया, यही था। और तुम अपना कॉपी में देखोगे तो पेज 296 से जो शुरू होता है वो सब तक चला गया तुम्हारा। जो हम ट्रिक बताया कि प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी का डिफरेंस याद करने का और कंटीजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन, वो भी दिया हुआ है पेज नंबर 297 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बनाने पे। इलस्ट्रेशन 18 पे आओगे, पेज नंबर 18.7 पे है। ये क्वेश्चन है रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन का। क्यों है वो? इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस रीस्ट्रक्चर हो रहा है। रीस्ट्रक्चर क्या हो रहा है कि जो बिजनेस चल रहा था उसको हम लोग अब बंद करने वाले हैं। तो बंद करने वाले हैं तो व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन? रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में ये था कि जो भी हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है या मोड ऑफ बिजनेस है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बंद ही करते रहते हैं। दिस इज रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, ट्रीटमेंट का। क्या कि जो भी एक्सपेंस हमको लग रहा है इस जो बिजनेस अभी तक चल रहा था उसको बंद करने में, उसका हम प्रोविजन बना सकते हैं। ओके, लेकिन जो दूसरा नया जो बिजनेस होने वाला है उसमें अगर जो कुछ पैसा लगा रहे हैं तो वो उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, उसका वो तो इन्वेस्ट हो रहा है ना। ओके, तुम अपना कॉपी में आके तुम देख लेना पेज नंबर 295 पे 296 पे, वहाँ पे मिल जाएगा। 295 पे, सॉरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन वही है कि ये जो बिज़नेस बंद हो रहा है उसमें तुमको लोगों को सैलरी देना है। तो लोगों को जो सैलरी दे रहे हो वो 540 लाख रुपया हो रहा है। तो 540 लाख रुपये का प्रोविज़न बनेगा, क्योंकि वो तो एग्जिस्टिंग बिजनेस की वजह से हो रहा है। तो 540 का बनेगा। जब तुम कंपनी जो तुम्हारा क्या हो रहा है कि रीलोकेट कर, तो एम्प्लॉय सबको दो को अथी दिया गया। क्वेश्चन पढ़ लेना पहले, फिर ये सब सुनना। अभी तक एक भी बात, अभी जितना भी क्वेश्चन का बात करेंगे, जब भी तुम क्वेश्चन का पूरा सीरीज़ का बात कर रहे हैं, जब भी क्वेश्चन का बात होगा ना, हम बता रहे होंगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर आगे बात करने आना, सुनने आना मतलब। तो इसमें पहला था कि एम्प्लॉय सबको ऑप्शन दिया गया कि या तो तुम सैलरी ले लो या फिर तुम नया दूसरा बिजनेस में ले जा रहे हैं वहाँ चलो, रीलोकेट। तो कुछ लोग बोला कि सर हमको सैलरी दे दीजिए, हम चले जाएंगे रीट्रेंचमेंट प्रोविजन की तरह। तो 540 लाख रुपया उसको देने का था कि सैलरी देना पड़ेगा। तो वो प्रोविजन बना, वो एक्सपेंस हो रहा था क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा था, इस वजह से उसको देना पड़ रहा था, तो उसका प्रोविजन बनेगा। दूसरा है एक्सपेंस रीलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय सब नया बिजनेस में जा रहा है, जो लोग बोला कि नहीं हम सैलरी नहीं लेंगे, हमको दूसरा बिजनेस में भेज दीजिए, तो उसको एक्सपेंस करने में लगा 60 लाख रुपया। वो प्रोविजन में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो दूसरा बिजनेस नया बिजनेस के लिए है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं हुआ। ओके, अब सर यही बहुत बोले हैं। सर क्या बोले? एज इट रिलेट्स टू फ्यूचर बिजनेस, तो उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। तीसरा बोल रहा है कि जो रेंट है ना, रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो नॉन मेलेबल है, मतलब कि वो उसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़िएगा तो आपको पेनल्टी देना होगा। पेनल्टी कितना का है? 430 लाख रुपया का। तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस की वजह से था, तो ये भी प्रोविजन बनेगा। तो प्रोविजन दो चीज़ का बनेगा, एक सैलरी का और एक रेंट का। लेकिन कितना का बनेगा? जितना का दिया हुआ है 540 और 430, नहीं उतना का नहीं, जितना का एक्चुअल पेमेंट हुआ है उतना का। एक्चुअल पेमेंट हुआ है 520 लाख का और 410 लाख का, राइट। भले ही 31 मार्च को हम लोग सोचे थे कि 540 जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना गया? 520। तो ये तो 31 मार्च के बाद हुआ है, लेकिन मेरे भाई वो डेट अप्रूवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले हो गया, तो एडजस्टिंग इवेंट है, तो 31 मार्च वाला में चला जाएगा। समझ गए? अब तुम आ जाओ किसमें, क्वेश्चन नंबर 1, LDR पेज 18.11 पे। उसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि एक QA लिमिटेड है जिसका कस्टमर K लिमिटेड है और उसका वेंडर F लिमिटेड है। F लिमिटेड सामान बेचता है QA को, QA सामान बेचता है K लिमिटेड को, ठीक है। K लिमिटेड कस्टमर क्या बोल रहा है कि भाई
कस्टमर बोल रहा है कि आप हमको गलत खराब सामान दिए, हम आपको पेनल्टी ठोकेंगे। तो तुम बोलो कि हम ठीक है, हम तुमको पेनल्टी पेमेंट करेंगे, लेकिन हमको भी रॉ मटेरियल जो दिया है वो ख़राब दिया है, हम उसके ऊपर पेनल्टी ठोकेंगे। कस्टमर मेरे ऊपर, हम सप्लायर के ऊपर, ठीक है। तो जो कस्टमर के ऊपर, जो कस्टमर हमको पेनल्टी ठोक रहा है वो तो हम पेमेंट करेंगे ही, तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। और 50% से जहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे ऑब्लिगेशन है 50% से ज़्यादा का, मतलब 50% से ज़्यादा चांस है कि हम ऑब्लिगेशन को सेटल करेंगे, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है? वो होता है प्रोविज़न, राइट। तो ये जो कस्टमर को पेमेंट देना है उसका प्रोविज़न हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो वेंडर जो है मेरा, जो सप्लायर है, उसके ऊपर जो हम पेनल्टी थोक रहे हैं, उससे वो कितना पैसा आने वाला है वो हमको नहीं पता है ना। हम अपने क्वेश्चन आंसर में लिखने के लिए हम लिख दिया है कि 95% चांस है कि हमको मिलेगा। तो अगर जहाँ 95% चांस हो गया तो वो क्या है? अच्छा, इसको पढ़ाने के लिए तुमको कंटीजेंट एसेट पढ़ाना पड़ेगा। कंटीजेंट एसेट तो हम पढ़े भी नहीं किए हैं। चलो ठीक है, हम बता देते कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट एसेट पढ़ाने के लिए रुक जाओ, बुक खोलना पड़ेगा, एक मिनट। तो कंटीजेंट एसेट पे बात करते हैं, पेज 18.5 बुक में, इंडेक्स 37। कंटीजेंट एसेट क्या है? कंटीजेंट एसेट वो है कि जिसका, वो जो तुम्हारा एसेट हो सकता है, पॉसिबल एसेट है, लेकिन वो एसेट एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब कुछ फ्यूचर इवेंट होगा, और फ्यूचर में होगा कि नहीं वो भी अनसर्टेन है। मतलब a possible asset which will get into existence upon happening of uncertain future events, ओके। हम लोग ये जो कंटीजेंट एसेट है उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। देख मेरे भाई, अगर वर्चुअली सर्टेन है कि वो एसेट बनेगा, तो अगर वर्चुअली सर्टेन है, अगर एसेट बनेगा तो तुम उसको कर दो, क्या उसको कर दोगे? तब तुम उसको एसेट दिखा सकते हो, वर्चुअली सर्टेन है। अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो तुम उसको क्या कर सकते हो? डिस्क्लोजर दे सकते हो। वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या होता है? वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है कि 95% चांस है कि तुम्हारा एसेट बनेगा। अगर 95% चांस है कि एसेट बनेगा तो वो वर्चुअली क्या होता है, उसको कहेंगे वर्चुअली सर्टेन। और अगर जहाँ वर्चुअली सर्टेन हो गया तो हम लोग उसको अपने बैलेंस शीट में एसेट दिखा देंगे। एज इन केस कि अगर हम डेटर है मेरा कुछ, लेकिन हमको लगता है, हमको 95% चांस है कि हमको पैसा देगा, तो इसलिए हम उसको डेटर एसेट की तरह रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर हमको लगता है कि भाई 50% से 95% के बीच में है, कि हो सकता है कि नहीं दे, 50% से 95 के बीच में है, तो हम लोग सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे कि डेटर है हमारा, लेकिन एसेट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यही है कंटीजेंट एसेट, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1, एनडीआर 18.11। हम अपने कस्टमर को पेनल्टी देंगे, वो तो श्योर बात है, वो हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 50% ज़्यादा चांस है कि हम उसका सेटलमेंट करेंगे, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का प्रोविजन बनता है, ठीक है। लेकिन जो वेंडर है मेरा, वो हमको मेरा पेनल्टी हमको देगा कि नहीं, वो तो हमको नहीं पता है। अगर हम मान के चलते हैं कि हमको देगा, मतलब वर्चुअली सर्टेन है, अगर वर्चुअली सर्टेन है तो हम पेनल्टी को अपना एसेट दिखाएंगे, और अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे, तो बस लिखा जाएगा। लेकिन चलो तुम बोल दिया कि प्रोविज़न हम लोग बनाएंगे अपने कस्टमर के लिए, और कंटीजेंट एसेट बना सकते हैं अपने वेंडर के लिए। लेकिन प्रोविज़न या जो अति है कंटीजेंट एसेट कितना वैल्यू भी बनाओगे वो कैसे पता चलेगा? 3 डेट दिया हुआ है, 31 मार्च 17, 15 मई 17 और 1 जून 17, 3 अमाउंट दिया हुआ है। 31 मार्च 17 को एस्टिमेट किया था कि 5.2 करोड़ देगा, 15 मई 17 को वैल्यू एस्टिमेट हुआ 5.2 करोड़, 5.25, और 1 जून को हो रहा है 5.3 करोड़। तो कौन सा अमाउंट जाएगा? 31 मार्च को कुछ अमाउंट एस्टिमेट हुआ था, और फिनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो गया है 26 अप्रैल 17 को। 31 मार्च को एस्टिमेट, 26 अप्रैल को अप्रूव। इसके बीच में जो भी होगा वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन 26 अप्रैल तक कुछ हुआ ही नहीं, बाद में सब एस्टिमेट हो रहा है, तो जहाँ तक माने थे वही मानेंगे। ये सब आउट ऑफ स्कोप हो गया, एडजस्टिंग इवेंट में तो हुआ ही नहीं ना, इवेंट बाद में हो रहा है, तो ये आउट ऑफ स्कोप ही हो गया। तो हम लोग प्रोविज़न उतना का बनाएंगे जो 31 मार्च 17 को एस्टिमेट किए थे, बस यही है। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो अपना देख लेना। हो गया, बाय बाय।